चलिए आज जो है हम पेट के अकॉर्डिंग, अभी पेट आ गया ना हमारा 15-16 तारीख में डिसाइडेड है पेपर कि ठीक है करवाया जाएगा। तो पेट में एक है सर ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, एक सीधा सीधा सिलेबस दिया है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। आज हिस्ट्री की उस चीजों को हम करते हैं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि लोगों ने कहा सर मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न। ठीक है, आ जाइए मॉडर्न पे थोड़ा बहुत। तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 करने से पहले सर आप ये जान लीजिए ब्रिटिश इंडिया एक्ट क्यों आया, कौन लेके आता है, काहे लाया गया। बहुत सारे प्रावधान है इसके, ब्यौरा बहुत पहले से बन रहा था। कई एक्ट आए, जैसे 1773 आया, 84 में आया, फिर सर 1919 में आया, 1909 में आया, फिर 1935 में आया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक्ट जो आया था वो सन 1935 में, जिसको क्या कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम सन 1935। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए प्यारी सी। उसके बाद हम कुछ बैक की कहानी बताते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। भारत सरकार अधिनियम सन 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार नियम 1935। उसके पहले सर 1919 में क्या आया था, 1919 में मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, जिसमें मुस्लिम क्षेत्र को क्या कर दिया गया था, निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1919 में एक एक्ट आता है जिसको क्या नाम दिया गया, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये एक्ट नहीं था, एक्ट आता, ये तो एक कांड था। ठीक है, 1919 में कौन सा एक्ट आता है, क्या नाम है, मिंटो एंड चैन, मार्ले मिंटो चैनफोर्ड एक्ट आता है 1919, जिसमें क्या कहा गया था सर, द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई थी राज्य में। कहा कर दी गई थी, राज्य में। कहा गया कि राज्य द्वैध शासन मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो इसमें दोहरी एक प्रकार से शासन, दो लोगों में शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, राज्यों की शक्तियां किसमें डिवाइड कर दिया, दो लोगों में, एक केंद्र के पास थी, एक राज्य के पास थी। ऐसा व्यवस्था किया गया 1919 में। ठीक है, और इस व्यवस्था के बाद सर आगे तब अगला जो एक्ट लाया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। आप एक बात और जान लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आता है, ठीक है, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 सिर्फ इसीलिए आया था सर कि केंद्र में द्वैध शासन लाया जाए। बहुत सारी चीजें की गई, भारत का एक संविधान दिया गया था जिसमें 121 ये 321 धारा बनाई गई थी। ठीक है, और आप देखेंगे 10 अनुसूची बनाई गई थी, उसमें सारी चीजों को समझाया गया था। अभी स्टेप टू स्टेप हम इसको समझते हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो। 35 द्वारा, और आप जानते हैं हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत रहा है कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1935। लगभग आप देखेंगे 70% जो है हमारा संविधान जो है यहीं से कवर अप किया गया है, आपने देखा इसको। लेकिन 1935 तक क्या था सर, 1935 जब तक आया, 1935 तब तक हमारी एक भारत में एक चलती थी भारतीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी। ठीक है, इस कांग्रेस ने ऑलरेडी किसकी मांग कर ली थी, बताइए, ये पहले ही बताया गया, कांग्रेस ने ऑलरेडी किस चीज की मांग कर ली थी, कांग्रेस ने ऑलरेडी मांग कर ली कि हमें हमारा क्या चाहिए, संविधान चाहिए। ये ऑलरेडी मांग बनी थी। ठीक है, उसके पहले ध्यान सुनो, उसके पहले लोगों का क्या मानना था, जो रूल है ये सबसे बेहतरीन तरीके से कौन सा कर सकता है, रूल, रूल मतलब होता है शासन। ये जो शासन है अंग्रेजों जैसा शासन कोई नहीं कर सकता, ऐसा लोगों का मानना था कि अंग्रेज जैसा शासन कर सकते हैं, वैसा शासन कोई नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा सर, इसका एग्जाम्पल उठा के आप देख लीजिए, ब्रिटेन, ब्रिटेन हमसे 100 साल आगे, कितने साल आगे, 100 साल। तो इसके पहले हमारा कुछ विशेष उद्देश्य ही नहीं था कि हम किसको हटाएं, यहां से भारत से अंग्रेजों को हटाएं। विशेष उद्देश्य एक प्रकार से था, ये शासन करें ठीक है, लेकिन सही तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं, ये मानना था उनका। शासन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, इनको ये बताना था कि शासन करिए आप, जैसे इंग्लैंड में शासन हो रहा उस तरह से करिए। ठीक है, भारत को आप डेवलप करिए। और क्या आप रियल बताइए, भारत को इन्होंने डेवलप नहीं किया,
किया ना, बहुत किया इन्होंने। अगर अंग्रेज ना होते तो शायद आज भी हम रियासतों में जी रहे होते, आज भी हम रियासतों में जी रहे होते। हमारे शिक्षा का लेवल कहाँ होता, आई थिंक नीचे होता। ठीक है, एक ऐसी भाषा अंग्रेज दे के गए हैं, ध्यान सुनो, एक ऐसी भाषा दे के गए हैं जो भाषा हमारे लिए क्या है सर, वरदान साबित है। ठीक है, कहीं भी एनीथिंग, कहीं भी जाइए हिंदी बोलिए सर, हिंदी बोलते रहिए, कोई मतलब नहीं, हिंदी छोड़िए, विदेश रहने दीजिए जाने को, चले जाइए कर्नाटका के साइड में, ठीक है, बोल दीजिए हिंदी, देखिए एक भी भाषा नहीं समझ पाएंगे क्या बोल रहे हैं, वो आके बोल रहे हैं हमारे यहाँ। लेकिन एक इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो सबको बना के रखती है सर, अंग्रेजी में कहीं भी बात करिए, आपके जो है एक दूसरे से मतलब मैनेज करने की एक भाषा दे के गए हैं, ट्रेन दे के गए, रेलवे दे के गए, एक प्रकार देखा जाए हवाई जहाज दे के गए, क्या नहीं दे के गए, बहुत कुछ दे के गए। लोगों ने कहा सर भारत को लूट के भी लेके गए, हाँ लूटा, लेकिन लूटने के लिए भारत में बहुत कुछ नहीं था, बहुत कुछ नहीं था। भारत कब से लूटता चला आ रहा है सर, मोहम्मद गजनबी गौरी, सोचो कब से लूटता चला आ रहा है। ठीक है, आते गए और लूटते गए, यहां तक कि सर 17 बार 18 बार आक्रमण किया, हमारे सोमनाथ जैसे मंदिर का जो पूरी तरह से क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया लूट के इन्होंने। कुछ छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, याद रखना कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट यहां से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा, हाँ अधिनियम 1935। तो इसमें कुछ स्रोत बताए गए, कुछ इसकी विशेषता बताई गई अधिनियम 1935 की, उन विशेषताओं के बारे में हम समझते हैं, एक एक चीज को लिखते हैं। सबसे पहले सर क्या बताएगी विशेषता, सबसे विस्तृत संविधान था किसका, ब्रिटिश का, ब्रिटिश का जो भारतीयों के लिए बनाया गया संविधान था, आज तक का संविधान, आज तक का मतलब 1935 तक का, याद रखना सन 1935 तक का जितना भी संविधान भारतीयों के लिए बनाया गया, यह सबसे विस्तृत संविधान था। कैसा संविधान था, सबसे विस्तृत संविधान था, दिमाग बैठाओ, सबसे विस्तृत संविधान। पहली पॉइंट इसमें लिखना, सबसे बड़ा संविधान। कहा गया अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए बनाए गए संविधानों में यह सबसे बड़ा संविधान था। कैसा संविधान था, सबसे बड़ा संविधान था। एक चीज और पूछा जा सकता है सर, सबसे बड़ा संविधान था, ये तो बात समझ में आती है, किस आधार पे कहा जाता है सबसे बड़ा संविधान था। आप कहोगे सर इसमें जो अनुच्छेद थे, कुल अनुच्छेदों यानी कि आर्टिकलों की संख्या 321 रखी गई थी। आर्टिकल कितने थे, अनुच्छेद कौन सी चीज 70 प्लस, अच्छा 70 प्लस 365 प्लस 465 प्लस है। ठीक है, अब हाँ ये बढ़ते जा रहे हैं, अभी 465 प्लस ऐसे मान लीजिए, अब 70 हो गए लगभग समथिंग। ठीक है, ये बढ़ते जाएंगे क्योंकि बार बार संविधान में संशोधन होता जा रहा है, काबा सादा ऐसे जुड़ता जा रहा है, तो उसका टेंशन ना लो। इसमें अनुच्छेदों की संख्या थी सर 321, अनुसूची थी पेट के अकॉर्डिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट, अनुसूची थी 10, और जो भाग बनाए गए, भाग बनाए गए वो थे 14। ठीक है 14, आप पृष्ठ जानते हैं, पृष्ठ कॉपी की, हाँ नहीं अभी वर्तमान में है। हम कौन से संविधान की बात कर रहे हैं, जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा आया, सबसे बड़ा संविधान था सर। अनुच्छेद 321 थे, इसमें अनुसूची 10 थी और भाग 14 थे। भाग कितने थे, 14 थे, हाँ याद रखना, भाग कैसे कितने थे, 14। दूसरी पॉइंट सर, यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया अंतिम अधिनियम था भारत के लिए। कौन सा अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था, अंतिम अधिनियम। अंतिम अधिनियम था, दिमाग बैठा लो, कैसा अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था, आखिरी अधिनियम था। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि इसके बाद कोई अधिनियम नहीं आ रहा। कि इसके बाद भी कोई अधिनियम पढ़े हो, नहीं, इसके बाद सर 1947 में सीधा सीधा भारत को आजाद किया जाता है।
बात समझ में। 1947 में सीधा सीधा भारत को आजाद किया जाता है। भारत को आजाद किसने करवाया था? लॉर्ड माउंट बेटन ने। लॉर्ड माउंट बेटन ने क्या किया था? भारत को आजाद करवाया था। सर बंटवारा भारत करने के लिए कौन आया? लॉर्ड माउंट बेटन। और जब लॉर्ड माउंट बेटन आया, सर भारतीय हमेशा से बहुत तेज रहे बंटवारे में, ठीक है। उस समय भी क्या कहा पाकिस्तान और भारत ने? हमें जो भी चाहिए आधा आधा चाहिए। दिमाग बैठाओ, यानी कि एक भी चीज इधर उधर नहीं। तो सर कहते हैं कि जो मुद्रा वगैरह थी तौल तौल के बटी थी, ठीक है। आज भी घर में देखिए बंटवारा होता है तो अगर एक गिलास हुआ तो वो खाती दोनों जनी लखी है, कौन के लेके ना ले, ठीक है। सर हम इंडियन है, हम एक दाना भी ना छोड़ें, ठीक है। उसी तरह से हो रहा था। लॉर्ड माउंट बेटन बंटवारा करवाया और अंतिम में लॉर्ड माउंट बेटन चल दिया, कहा कि ये भारत और पाकिस्तान हम बांट लेंगे, एक गोड़वा एक दिन फड़ लेंगे, एक कहीं चल आधा आधा, नहीं तो हम और हमारे वाइफ के बांट लेंगे। पाकिस्तान कहेगा वाइफ दे दो, हम भारत में रह जाएंगे, ठीक है। यह डिसाइड किया, चल दिया वहां से। तो याद रखना सर, यह अंतिम अधिनियम था। इसके बाद कोई भी अधिनियम नहीं आया, कोई भी अधिनियम नहीं आया। अगला पॉइंट सर, इसके स्रोत में जो देखा जाए कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। क्या था? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था सर, एक आधार बनाया भारतीय संविधान बनने का। तो अगली पॉइंट, भारतीय संविधान का पढ़ला काम आएगा। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। दिमाग बैठाओ सर, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। अब भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, ये तो सर कुछ बातें हैं इससे संबंधित। अब इसमें क्या क्या किया गया था, क्या क्या लाया गया? मुख्य बात है सर, इंपॉर्टेंट बात है, इतना याद हो गया। सबसे बड़ा संविधान था यह सर, अंग्रेजों द्वारा लाया गया भारत के लिए। इसमें अनुच्छेद 321 रखे गए थे, अनुसूची 10 रखी गई थी, भाग 14 रखा गया था। डू यू अंडरस्टैंड? अगली बात पूछा जाए सर, अंतिम अधिनियम था, इसके बाद कोई भी अधिनियम आया नहीं, ठीक है। 1935 वाला, उसके बाद भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, जिसके आधार में भारतीय संविधान को क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया बाद में चल के। लेकिन इसके साथ साथ सर एक काम और हुआ, भारतीय संविधान इसी के भरोसे नहीं था। 160 देशों का संविधान हमारे भीमराव अंबेडकर जैसे महान पुरुष ने रीड किया और लगभग 60 देशों के संविधान से हमारे संविधान को कॉपी किया। लेकिन लगभग 70% संविधान इसी से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब सर इसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया था, क्या क्या काम किया गया था? सबसे पहले सर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। क्या किया गया? पहला काम किया गया था केंद्र में द्वैध शासन लाने का। अब यहां से एक एक चीज, और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया सर, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत आया है? तो आपको कि केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आया गया। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा हटाएगा, पुटअप करेगा जुनैद, बताएगा केंद्र में नहीं, राज्य में अधिनियम किसके तहत आया था? राज्य में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत? कौन? 1919। ये राज्यों में अधिनियम को लेके आता है। मुस्लिम क्षेत्र को डिसाइड कहां किया गया था? 1909, ठीक है। 9 में इसका डिसीजन ले लिया गया था, ठीक है। याद रखना इन सब बातों का। चाय और चीनी पे जो है वो छोड़ के, चाय और चीनी का व्यापार छोड़ के बाकी सारे व्यापार को सर खत्म कर दिया गया था। ये किसके तहत? 14 के तहत। 35 में चाय और चीनी भी खत्म कर दी गई, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना। 35 में आते ही चाय और चीनी को भी पूरी तरह से 34-35 में समाप्त कर दिया गया। ये सारी चीजें याद रखना। अब पहला लिखिएगा, इसके अंतर्गत पहला काम किया गया केंद्र में द्वैध शासन लागू। कहां पहला काम जो हुआ? केंद्र में द्वैध शासन लागू। केंद्र में द्वैध शासन, पहले पॉइंट, केंद्र में कहा गया सर केंद्र में द्वैध शासन लाया। केंद्र में द्वैध शासन का क्या अर्थ होता है? केंद्र मतलब जो मेन सरकार थी, जो हेड थी, जहां से इसको क्या किया जा रहा था, कमांड किया जा रहा था, वहीं पर सर दोहरा सरकार ला दिया गया। यानी कि केंद्र में दो सरकार बनाया गया सर। इन शक्तियों को क्या कर दिया गया?
बांट दिया गया। याद रखना, इन शक्तियों को बांट दिया गया, जिसको डॉर्की गवर्नेंस कहते हैं, यानी कि आप डॉर्किस रूल बोल सकते हैं, जिस पे लाया गया अंग्रेजी में। तो एक प्रकार से केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। जैसे ही केंद्र में द्वैध शासन लाया गया सर, राज्यों के द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, हाँ खत्म कर दिया गया। तो आप कहोगे प्रांतों के द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये लाते ही केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों के, जब केंद्र में द्वैध शासन आ गया तो फिर प्रांतों में द्वैध शासन की क्या आवश्यकता। ठीक है, तो क्या किया गया, प्रांतों में, प्रांत मतलब होता राज्य, उस समय हुआ करता था, प्रांतों में द्वैध शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कहा कि अब सर प्रांतों में द्वैध शासन की क्या आवश्यकता होगी। अब सर इसके द्वारा दो प्रकार के शासन, हमने कहा शक्तियां किसमें बटी थी, दो भागों में बटी थी। पहला भाग जो था आरक्षित विषय था, दूसरा हस्तांतरित विषय था। पहला कैसा था, आरक्षित विषय। अब एक एक चीजें यहां से डिसाइड करिए, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बात समझ में आ जाएगी, ईमानदारी से पढ़ेंगे। पहला था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित दो विषयों में बांटा गया, हस्तांतरित। अब कहा गया सर आरक्षित विषय में, ठीक है, आरक्षित विषय पे जो नियम बनाता था, जो कानून बनाता था, जो इस पे शासन करता था, वह कौन था, गवर्नर जनरल। कौन था, गवर्नर जनरल। एक प्रकार से देखा जाए इस पे जो प्रशासन करने वाला व्यक्ति था, प्रशासन करने वाला व्यक्ति, प्रशासन किसका होता था, गवर्नर जनरल का। जुनैद बताएगा उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, अभी एक दिन बताए थे। इस पे जो शासन करता था एक था कौन, गवर्नर जनरल। अब बताए गवर्नर जनरल कौन था जुनैद, जल्दी बताओ। और ये भी मैंने कहा था शायद वह कुछ फैसले करके आया था, भारत में बैठा था, ठीक है, जबरदस्ती का फैसला करके आया था, ठीक है, पता करिए। अच्छा लॉर्ड कर्जन 5 में था, ठीक है, चलिएगा इधर आ जाइएगा, हाँ इधर आ जाइएगा, आ जाइए सोचते रहिए, इधर आ जाओ। हमने कहा गवर्नर जनरल सर इसमें प्रशासन कर। अब पूछा गया, प्रिंस इधर ध्यान दो, अब पूछा गया ये गवर्नर जनरल सर उत्तरदायी किसके लिए था। अगर ये कुछ यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ काम, ठीक है, कर रहा है गवर्नर जनरल, तो ये किसको इसका जवाब देगा, कोई, हाँ कोई तो होगा जिसको इसको जवाबदेही करना होगा। आप कहोगे सर ब्रिटेन के प्रति यह जवाबदेही होता है, या कह सकते हो ब्रिटेन के सरकार के प्रति यह जवाबदेही होता था। सब बताना पड़ता था सर ब्रिटेन के प्रति की इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उन सब्जेक्टों को भी हम बात करेंगे अभी। चलिए किसके प्रति जवाबदेही होगा सर, जवाबदेही ब्रिटिश गवर्नमेंट के पक्ष में रहेगा कि वहां की रानी के ऊपर होता है, हर सारी चीजें वहां की रानी के ऊपर डिपेंड रहती है। आप 1858 में जब देखते हैं, ठीक है, वहां भी रानी ही थी सब। हाँ हाँ, नहीं आप सरकार का जिक्र कर रहे थे। अरे सरकार मतलब रानी है तो सरकार है वहां की, रानी सरकार, ठीक है। एक प्रकार से देखा जाए सारा अधिनियम रानी के ऊपर होता था वहां के तब तक। अभी प्रेजेंट टाइम में सर वहां की सरकार चल रही है, ठीक है, तब रानियां जो थी सो थी उस समय। देखिए चाहे दिल्ली का बंटवारा हो, वहां से आए थे लोग, ठीक है, तब भी जॉर्ज पंचम ही आया था जो उस समय वहां का जो है शासन देख रहा था, यहाँ भारत को बांट के गया। 1858 में जब सारी शक्तियां क्राउन के हाथों में रख दी गई, तब भी सर वहीं के अधिकार था। क्राउन मतलब क्या होता था, राजा, ठीक है। हाँ, तो ये किसके प्रति जवाबदेही होता था, ब्रिटेन क्राउन के प्रति कह सकते हो। किसके प्रति, ब्रिटेन, हाँ ब्रिटेन क्राउन के प्रति, क्राउन के प्रति। हाँ याद रखना सर, ये किसके प्रति जवाबदेही होता था, ब्रिटेन क्राउन के प्रति जवाबदेही होता है। इनकी ब्रिटेन सरकार को इनको सारी चीजों का जो उत्तर देना पड़ता था, क्या काम किया, कैसे काम किया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शासन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब 1857 की क्रांति हुई और यह बात जब इंग्लैंड पहुंची तो सर उस समय देखिए फटाक से क्या क्या कहा गया कि अब गवर्नर जनरल से शक्तियां क्या कर ली जा रही हैं, छीन ली जा रही हैं और किसके ऊपर डाल दी जा रही हैं, ब्रिटिश
क्राउन के ऊपर टाल दी जा रही हैं, क्योंकि ये सही से प्रशासन नहीं चला रहे हैं। अब इनके अंदर कुछ विषय रखे गए थे सर, उन विषय में पहला क्या था, प्रतिरक्षा। पहला सब्जेक्ट जो था प्रतिरक्षा, एक एक सब्जेक्ट लिखिएगा, प्रतिरक्षा, यानी कि डिफेंस के प्रति जितना भी काम होगा, रक्षित या प्रतिरक्षा, डिफेंस के विरुद्ध जितना भी काम होगा सब किसके ऊपर अधीन रहेगा, गवर्नर जनरल। डिफेंस से रिलेटेड जो भी काम होगा सब गवर्नर जनरल देखेगा। दूसरा सर विदेशी मामले, दूसरा इसमें क्या रखा गया, विदेशी मामले। मामले यानी कि विदेश से जितने भी मामले हैं, व्यापार वगैरह, सब किसके हाथों में रहेगा, गवर्नर जनरल देखता है। और गवर्नर जनरल सर ब्रिटेन को इस बात का जो है अगवा करता है, बताता है कि सर ऐसी ऐसी चीजें हुई है। तीसरी चीज जो भारतीयों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसपे सब प्रतिबंध लगाना, जिसपे रूल बनाना, जिसपे नियम बनाना बहुत जरूरी था सर, कहा गया सर धार्मिक विषय। ठीक है, क्योंकि हम आज इस स्थिति में हैं, धर्म को लेके ही सब कुछ पड़े हुए हैं सर। हमारे लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन धर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाजपा सरकार अगर कोई भी भाषण मुंह से निकलती है, पहला काम धर्म का, दूसरा नाम कर्म का। ठीक है, और कर्म का नाम ले या ना ले, लेकिन धर्म का नाम जरूर ले बस। हाँ, फर्जी राष्ट्रवाद तो ठीक है, ठीक है, ये तो बात सही है सर। यहां से दिखाते हैं कि हम क्या हैं। मोदी जी का एक भाषण हम सुने कर, तो उस ठीक है, उन्होंने एक बात बोली, नहीं सही है, वो बात सही बोल रहे हैं। इसमें उन्होंने एक बात बोली, कहा सर लोग सोचते रह गए, पाकिस्तान ने पूरा व्यवस्था करके रखा पुलवामा हमले के बाद कि मोदी जी नीचे से एकदम हमला करेंगे। अब कहें हम बजरंगबली का नाम लिए और सर ऊपर से आक्रमण कर दिए। और अब जाने दीजिए, वैसे भी यूट्यूब पे डाल देंगे मतलब नहीं है, आ जाइएगा इधर। ठीक है, अब पुलवामा हमले में सर जब जनरल से पूछा गया था, उस समय विपिन रावत साहब थे। ठीक है, उनसे जब पूछा गया कितने लोग मरे, उन्होंने कहा ये काम हमारा नहीं है, ये काम किसका है, भारतीय सरकार का है, हम गिनती नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो वहां खुद गया था, जो सारे स्ट्राइक को करवाया, ठीक है, उसको नहीं पता है, मारे हैं कि पहाड़ों में बम फेंक के चले आए। ठीक है, लेकिन ठीक है, मोदी जी ने जो भी काम किया था सर, ये सराहनीय था। किसी के देश में घुस गए, बम फेंक के चले गए, उतना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे जवान बेचारे मरे थे, ऐसे सरकारी मेले में खड़े थे, तो मरे थे तो कैसे खड़े थे, आ जाइएगा। अब साथ रहिए, तीसरा मामला जो था सर, वो तीसरा विषय कौन सा था, आपको धार्मिक विषय था, रिलीजियस जिसको बोलते हैं, धार्मिक विषय। सर अंग्रेजों ने तो हमें कह के चले गए, अंग्रेजों ने एक बात कही थी, आपको पता है, उन्होंने कहा था अगर भारत पे राज्य करना है, भारत को बेहतरीन तरीके से गुलाम बनाना है, कुछ मत करिए सर, 33,000 देवी देवताओं को मानने वाला है इंडिया। ठीक है, इनको धर्म के नाम पे लड़ाते रहिए। ठीक है, ये बात वो बहुत पहले बोल के चले गए थे, सबको पता है, बातें समझ में आई ना। तो हम सर आज भी धर्म के नाम पे लड़े, हिंदू मुस्लिम एकदम डिबेट बनाए रखे हैं। राम मंदिर का मुद्दा कब से, सन 1992 से, 1992 से ही राम मंदिर का मुद्दा चला आया, लेकिन रंजन गोगोई साहब ने क्या किया, इसका निर्णय कर दिया, अभी जल्दी किया है, आपने देखा। और ये सर सोच के बैठे थे कि लाइफ का आखिरी वो फैसला दूंगा जो फैसला इतिहास बन जाए। ठीक है, और जिस दिन रिटायर होना था उसी दिन इस फैसले को देके और चले गए। लेकिन सर उनकी नैतिकता पे सवाल खड़ा हो गया ना, उनको तुरंत राज्यसभा मेंबर बना दिया गया। हाँ, ये राज्यसभा मेंबर बनाने का मतलब ये है कि इन्होंने ये कह दिया कि सर आप जो है भाजपा के अधीन थे। ठीक है, क्योंकि कहा गया है, देखिए हमारा कहा जाता है कि हमारा जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये कभी राज्यसभा मेंबर नहीं, अगर न्यायाधीश के पद से हटा वो पुनः किसी पद को धारण नहीं करेगा, लेकिन राज्यसभा मेंबर नहीं बनाना चाहिए था। अरे भैया कम पैसा कमाए हैं, 2,80,000 रुपया सैलरी थी, इतने दिन से जो है न्यायाधीश रहे हैं, कम पैसा नहीं कमाए हैं, कहा राज्यसभा मेंबर बना दिए उनको। अगर सर एक सत्ताधारी पार्टी उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाती है तो आवाम तो यही सोचेगी ना कि बिल्कुल सोचेगी आवाम की सर वो उनके अधीन थे। ठीक है, अधीन थे, या फिर उनको इस बात का घूस दिया गया था कि आप आइएगा रिटायर होके हम आपको क्या बना देंगे, राज्यसभा मेंबर। लेकिन सर आप इस देश में चिल्लाते रहिए, आपका कोई सुनने वाला नहीं है, और ढेर कहीं चिल्लाएंगे ना लाठी डंडा ऊपर से पाएंगे। सरकार ने बोली, अभी योगी सरकार ने क्या कहा, यही अग्निवीर वाले थे, कहा कि
अगर जो है आपको नौकरी लेनी है तो शांत रहो, और अगर पकड़े गए दंगा फसाद करते हुए तो लाइफ में नौकरी पाने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ये सब मुद्दा है सर, ये अपना है, अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये जो पहले कह दिया गया सही कहा गया, लेकिन कब तक ना करो ये भगवान जाने। हाँ, क्या कह रहे हैं बाकर? अगला था सर जनजातीय क्षेत्र। अगला जो सब्जेक्ट था जनजातीय क्षेत्र, हाँ ट्राइबल एरिया। इतने क्षेत्रों पे जो ट्राइबल एरिया वगैरह है, इतने क्षेत्रों पे सर जो विषय एक प्रकार से देखा जाए कानून बनाने की शक्ति, इन विषयों पर देखभाल करने की शक्ति गवर्नर जनरल के अधीन थी। और गवर्नर जनरल किसके प्रति जवाबदेही था? ब्रिटेन के प्रति। किसके प्रति? ब्रिटेन के प्रति जवाबदेही था। इस बात को याद रखना सर। ये पहले आरक्षित विषय में जो रखा गया, आरक्षित विषयों के बाद अब सर हस्तांतरित विषय। ठीक है, अब पूछा जाता है हस्तांतरित विषय सर क्या होता है? हस्तांतरित विषयों पर किसका मतलब अधिकार होता था? तो गवर्नर जनरल के साथ साथ उनके मंत्री परिषद का। किसका? गवर्नर जनरल के साथ साथ उनकी मंत्री परिषद इस पे मिलकर काम करती थी। तो ये किसके अधीन आता था एक प्रकार से देखा जाए? इस पे कौन शासन करता था? तो कहोगे गवर्नर जनरल के साथ साथ उसकी मंत्री परिषद, गवर्नर जनरल और उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या नाम है जी, मिनिस्टर काउंसिल, काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है, ये मिलके इस पे क्या करते थे? शासन किया करते थे। बात समझ में आई ना? क्या हुआ? ठीक है, शासन किया करते थे। याद रखना सर, ये अधिनियम से पेट से एक ना एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा किया है। ठीक है, और क्वेश्चन 25। ठीक है, तो देखिए अभी तो 100 थे। ठीक है, मंत्री परिषद। आज ये दूसरे पे, ये पहला हो गया, दूसरे पे आ जाइएगा। प्रशासन सर गवर्नर जनरल के साथ साथ उनकी मंत्री परिषद। याद रखना, इसमें जो सर शासन करेगा वह गवर्नर जनरल होगा, और गवर्नर जनरल के साथ साथ उनकी मंत्री परिषद होगी। किसकी? उनकी मंत्री परिषद होगी। और सर इसके साथ साथ एक चीज का निर्माण किया गया, केंद्रीय विधानसभा का। ठीक है, किसका निर्माण किया गया? केंद्रीय विधान सभा का निर्माण किया गया। और कहा गया सर जो ये उत्तरदायी होगा। यहाँ उत्तरदायी किसके प्रति था? गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटेन पर। और यहां कहा गया कि ये जो उत्तरदायी होंगे सर, वो विधान मंडल के उत्तरदायी होंगे। किसके? विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। दिमाग बैठा लीजिएगा, किसके? केंद्रीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यहाँ ब्रिटेन के। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा हम बता रहे हैं। ठीक है, यहां कहा गया केंद्रीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। केंद्रीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यहां 2-3 चीजें पूछता है सर। एक चीज पूछेगा, आरक्षित विषय किसके अंदर आता था आपको? कि गवर्नर जनरल के। पूछेगा आरक्षित विषय पे जो आरक्षित सब्जेक्ट जो थे उनके प्रति कौन उत्तरदायी था? गवर्नर जनरल। उत्तर किसको देना था? ब्रिटेन को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हस्तांतरित जो सब्जेक्ट थे, हस्तांतरित सब्जेक्टों पे कौन शासन करता था? आप कहोगे हस्तांतरित सब्जेक्टों पे गवर्नर जनरल और उनकी मंत्री परिषद शासन करती थी। ये किसके प्रति उत्तरदायी थी? आप कहोगे सर केंद्रीय विधान सभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी थी? केंद्रीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी थी। दिमाग में बैठा लीजिए, केंद्रीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी थी। अब सर ये पहला रूल था जो लाया गया, पहली बात बोली गई किसमें? भारतीय अधिनियम 1935 में। ठीक है, अब दूसरी बात जो बोली गई उसको लिखिएगा। दूसरी बात तो इसमें से एक चीज और याद रखना, द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन कहां से स्थापित हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। कुछ याद रहे या ना याद रहे, ये जरूर याद रहना चाहिए। द्वैध शासन मतलब होता है 2 शासन, और दोनों शासन कहां निहित थे? केंद्र में ही निहित थे। कहां निहित थे? केंद्र में ही निहित थे। अगर मैं पूछ लूं कि सर राज्य में द्वैध शासन कहां से लाया गया? 1919। याद रखना, राज्य में द्वैध शासन कहां से लाया गया? 1919। अभी हम देखेंगे सन 1937 में यह नियम लागू हो जाता है अधिनियम, और 1937 में ही
1937 में ही म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है। अभी आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ दूसरी बात जो बोली गई थी सर, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। दूसरी बात क्या बोली गई थी, इस बात को समझना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना दूसरी पॉइंट थी इसके अंतर्गत, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अब इस बात को समझना, दूसरी पॉइंट थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय, अब कहोगे सर अखिल भारतीय क्या है, कोई बता सकता है? वो लैंड जो उतने समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। हाँ, और नहीं, वो लैंड नहीं, अखिल भारतीय का मतलब क्या हो गया? अखिल भारतीय मतलब संपूर्ण भारत। हाँ, संपूर्ण भारत को एक जैसा, यानी कि जो वर्तमान टाइम में, ऐसा क्या तब था? नहीं था। क्यों नहीं था? रियासतें अलग कूद रही थी, प्रांत अलग कूद रहे थे सर, और प्रांतों के साथ साथ बहुत सारी चीजें अपना अलग अलग डिसीजन लेके बैठी थी कि नहीं बैठी थी। तो कहा गया सर हम क्या बनाएंगे, अखिल भारतीय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अखिल भारतीय। कहने का मतलब जो हमारे प्रांत हैं और हमारे जो कमिश्नरी एरियाज हैं और जो हमारी रियासतें हैं, इनको मिला के एक कर देंगे और एक देश का निर्माण करेंगे, ऐसा कहा गया। यही कहा गया कि अखिल भारतीय संघ की क्या की जाएगी, स्थापना। लेकिन सर यह सफल नहीं हुआ, ठीक है, या क्या था, असफल हो गया, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से सिस्टम हमारा फेल हो गया अखिल भारतीय संघ की। उस समय कुल कितने प्रांत हुआ करते थे? कुल कितने प्रांत हुआ करते थे? 11 प्रांत हुआ करते थे उस समय। क्या कहा गया सर, ये 11 प्रांत, कितने प्रांत? 11 प्रांत। 4 कमिश्नरी एरियाज बाद में बनी थी, उस समय 6 कमिश्नरी एरियाज हुआ करती थी, प्लस 6 ये बाद में 4 जो है, 6 कमिश्नरी एरियाज। और प्लस सरदेशी रियासत कितनी थी? 70। ये बता देते हैं। 70 तो पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बची थी, ठीक है। तब कहां पाकिस्तान का बंटवारा हुआ? तब पाकिस्तान तो पाकिस्तान था सर। इस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन 40 के बाद जब सर पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी, वहां से मुस्लिम लीग अलग और कांग्रेस अलग, दोनों के विचार अलग हो गए। और मोहम्मद अली जिन्ना तब तक नहीं अलग होना चाहते थे, लेकिन बाद में फिर मोहम्मद अली जिन्ना भी कहने लगे कि ना भैया, हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान। तो किसी ने कहा सर नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारने को लावा, कहीं मार दिए तो मोहम्मद अली जिन्ना को, तो आज अमर हो गए लोग। उनको अमर तब भी हो गए हैं, अमर हो गए, चाहे बुलाई में चाहे भलाई में। सर बुलाई क्या होती है सर महात्मा गांधी के विचार अलग नहीं थे। पूरे जीवन में एक घर नहीं बना पाता, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक देश बनाया। कैसे देश बनाया? महात्मा गांधी इस देश का बंटवारा नहीं कर रहे थे, ये देश को ही बना रहे थे। उन्होंने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही तो बोले थे आपस में, भाई भाई, या तो आप बढ़ गया, ठीक है, नहीं तो जितना इनार्किज्म है ना भारत में और ज्यादा। ये तो बात सत्य है, लेकिन बट ही रहा था तो या तो पूर्ण रूप से बट जाना चाहिए था, ठीक है। कहां बटा पूर्ण रूप से? हम सर सारे धर्मों को अपने यहाँ मान्यता देते हैं। हाँ, तो हम लोग मतलब जो लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते हैं तो भारत में रहे। बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते भारत में रहे, लेकिन सर इससे क्या भारत में है सब सही से? लगता है आपको? नहीं है, ठीक है। कहीं एक तरफ पासा फेंका जा रहा है, कहीं दूसरी तरफ, ठीक है। अभी योगी जी का एक भाषण आपने सुना था, बहुत पहले बोले थे, उन्होंने कहा था आपने एक हिंदू मारा, हम 100 मारेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है सर? डेमोक्रेटिक है कहाँ? हमको पता है सर, हमारा रैंक क्या है, सूचकांक क्या है डेमोक्रेटिक में? 93। अगर हम, और सबसे बड़े सर हम लोकतंत्र देश हैं, सबसे बड़े, लेकिन स्थान हम लेके बैठे हैं 93। बड़ा बढ़िया है। तो क्या करेंगे इसका? कोई नहीं। और हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, लड़की लड़का भाई बहन, ठीक है, ये हमारा सर सोच है। अभी ज्ञान ले लीजिए, किसी से रोड पे चलता हुआ व्यक्ति से ले लीजिए, ऐसा ज्ञान बताएगा ये एकदम के ऊपर नजर ना उठा चाहिए। और सर जेंडर गैप इंडेक्स में हम 135 नंबर पे खड़े हैं, 135वां, यानी कि लड़की लड़के के बीच में जो भेदभाव है सर, 134 देश हमसे आगे खड़े हैं। नॉर्वे और तो टॉपे कर बैठे ना,
ठीक है, अब सोच लीजिए 134 देश हमसे आगे खड़े हैं, ठीक है, हम बहुत पीछे हैं अभी, तो क्या करेंगे इसका, छोड़िए। तो इन सबको मिला के कहा गया सर एक देश बनाया जाएगा जिसको कहा गया अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। लेकिन यह क्या रहा, असफल रहा, यानी कि सफलता इसमें मिली नहीं। तो लिख लीजिएगा यह नियम सर असफल रहा, यह बात असफल रही, यानी कि असफल रही, यानी कि सफलता मिलने के कोई चांस नहीं नजर आ रहे थे, ठीक है, तो सफलता मिलने के कोई चांस नहीं नजर आ रहे थे। वो देसी वाला कितना था? कौन? हाँ, देसी वाला। आपने देखा सर 565 देसी रियासतें थी, 565, 565। अब कहोगे गुरुजी आप कहते 552 तो भारत के पास, ठीक है, और 13 जो पाकिस्तान लेके चला गया वो कहां रही? कुल मिलाए कितना? 65, 513 में और 52 में, 552 में 13 जोड़ा जाता है, आई थिंक 565 के समथिंग जाएगा, ठीक है। 565 देसी रियासतें थी उस समय सर, इन सबको मिला के एक अखिल भारतीय का निर्माण किया जाएगा जाने की बात कही गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इसमें एक छूट दी गई थी देसी रियासतों को, कहा गया कि आप जो है अपने तरीके से रह सकते हैं। तो कुछ देसी रियासतें देख लीजिए बाद में भी भारत से मिलना नहीं चाहिए। इस अधिनियम में छूट दी गई थी कि समता अधिनियम 1947 1947 अधिनियम में पूर्ण रूप से छूट दी गई थी, जो जहां रहना चाहता वहां, वही तो बात करें, 47 में कहा गया कि जो जहां रहना चाहता वहां रहे, जिसके आधार पे जम्मू कश्मीर देख लिया अपना अलग बना के बैठा था, ठीक है, कुछ और थे गोवा अपना अलग बना के बैठा था, ठीक है, तो उनको बाद में मिलाया गया मारपीट के, ठीक, या मारपीट के कह लो या कह लो प्यार से, और सर ठीक है, नागरिकों की ये भी छूट थी ना, ये 2 अधिराज्यों हाँ किसी में कहीं भी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 6 और 7 सीधा नहीं कहता है ये नागरिकता की ब्रिटिश बात, पार्लियामेंट का फैसला था ना, बिल्कुल ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तो वो फैसला जो था उस समय का जो सरकार बंटवारा करने आए थे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, इनका फैसला था पूर्ण रूप से, मतलब इनका फैसला हाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट का फैसला, बिल्कुल वही इनका फैसला यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का फैसला। तो फिर उसमें नागरिकों की गलती नहीं ना, जिनकी इच्छा थी यहाँ रुके, जिनकी इच्छा बिल्कुल सर, नागरिक की हम कब करें गलती, लेकिन संविधान में एक बात और बोली गई, सुन लीजिएगा, ही आर्टिकल नंबर 6 ने कह दिया उस वक्त कि अगर आप भारत में रहना चाहते हैं, ठीक है, चले आइए इज्जत के साथ, क्या कहा, अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो आप क्या करिए, ट्रांसफर होकर पाकिस्तान से भारत में चले आइए, हम आपको नागरिकता दे देंगे, डजन नॉट मैटर। और फिर 7वां अनुच्छेद बनाया गया, 7वें में डायरेक्ट ये बात कह दी, अगर आप गलती से पाकिस्तान चले गए हैं, क्या कर दिए हैं पाकिस्तान, आपको लगता था कि हम भारत में ना रह के कहां रहे, पाकिस्तान, आप पाकिस्तान चले गए, चले जाइए, डजन नॉट मैटर, लेकिन सर आप अगर पुनः भारत लौट के आते हैं तब भी हम आपको नागरिकता दे देंगे। ऐसी बात बोली गई, यहाँ समझाई गई सारी बातों को, कहा गया नागरिक पे कोई वो छूट वो नहीं था, मतलब प्रतिबंध नहीं था कि आप सिर्फ भारत में रहिए, ठीक है, उनके पास पूरा फ्रीडम था, जिसका जहां इच्छा हो वहीं जाके बस जाए पूर्ण रूप से, इसमें नो डाउट, ठीक है। अब सुनिएगा, जब हाँ अब बहुत बड़ी बड़ी हस्ती नहीं चलेगी, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती चली भी आई, मिल्खा सिंह नाम सुने हो, मिल्खा सिंह सर आए कब जाए, हाँ जाए, ठीक है, ठीक है, वो उनको लगा कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा खासा है, ठीक है, मिल्खा सिंह कहाँ के थे, मिल्खा सिंह पाकिस्तानी थे सर, वो पाकिस्तान से भारत आए और उसी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, आप जानते हैं महान व्यक्ति थे मिल्खा सिंह, मूवी में बनी है सर, उनको वो कौन सा सिख कहा जाता, फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, आप जानते हैं ना। अब देखिए जब अखिल भारतीय संघ फेल होता हुआ नजर आया, ठीक है, पूर्ण रूप से खत्म होता नजर आया, तो एक नियम बनाया गया, इन्होंने क्या कहा, इसके नियम के अनुसार कह दिया कि सर 1 अप्रैल 1937 में 1 अप्रैल 1937 में इस नियम को हटा के उसके बाद राज्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया, कहा राज्य अपने आप में स्वतंत्र है, अपना कानून बनाए, अपना नियम बनाए, उस पर केंद्र का कोई विशेष वो नहीं होगा दबाव कि आप जो करने जा रहे हैं केंद्र को बताइए, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। क्यों ऐसा किया गया, जब कहा कि सर हम एक देश नहीं बना सकते, अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके जो राज्य है राज्य को ही फ्रीडम दे दें, ठीक है। तो 1937 में एक चीज लाया गया, प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया, क्या लागू कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया 1937 में 1 अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता
लागू। प्रांतीय स्वायत्तता लागू। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब एक प्रकार से मान लीजिए प्रांत का स्वतंत्रता। स्वायत्तता से मतलब है स्वतंत्रता, ठीक है। स्वायत्तता लागू कर दिया गया। स्वायत्तता से मतलब है स्वतंत्रता। स्वायत्तता से मतलब है स्वतंत्रता। स्वायत्तता से क्या अर्थ है? स्वतंत्रता। एक प्रकार से प्रांत यानी कि राज्यों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई साहब आप अपने क्या करिए, नियम बनाइए, आप अपने कानून बनाइए, इस पे केंद्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये बात बोली गई सर कब? जब अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई और अखिल भारतीय संघ पूर्ण रूप से क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया इनको। कहा गया आप स्वतंत्र रहिए, मस्त रहिए, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं बनाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं अखिल भारतीय जो 1 अप्रैल 1937 में आया, प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया। इसके तहत क्या क्या किया गया, ठीक है। तो इसमें कहा गया, पहली बात जो बोली गई थी, कहा गया जो आने वाले विषय, जो अपने विषय है, इस अपने विषय पे कानून खुद बनाएगा। इस पे केंद्र सरकार कोई भी नियम कानून नहीं लगाएगी, ठीक है। प्रांत अपने विषय पे कानून बना सकता है, पहली बात बोली गई 37 में, क्योंकि स्वतंत्र किया गया था इसको। पहली बात क्या बोलेगी? प्रांत अपने विषय पर कानून बना सकता है, बना सकता है। आप हमें बता दीजिए एक बात कि सर प्रांत अपने विषय पे कानून तो बना रहा है, ठीक है, लेकिन वर्तमान टाइम में जो कानून बनाने के लिए सूचियां नियुक्त की गई, कितनी सूचियां नियुक्त की गई? जो विषयों पे कानून बनाए जाएंगे कितनी सूचियां हैं? दिखाई 3 सूचियां। 3 सूचियों का नाम कौन बताएगा? विषय नहीं पूछना, कितनी सूचियां? 3 सूचियां सर। कौन कौन सी? संघ राज्य समर्थी। संघ पे कौन बना रहा है? संघ सूची को पूर्ण रूप से किसके हाथ में दे दिया गया? केंद्र। राज्य सूची को राज्य सरकार, और समवर्ती को दोनों। लेकिन समवर्ती सूची पे सर किसकी पकड़ रहती है? जल्दी बताइएगा। केंद्र सरकार की। किसकी पकड़ रहती है? केंद्र सरकार की। दिमाग बैठाना, समवर्ती सूची पे पकड़ किसकी है? केंद्र। अगर दोनों मिलकर उस पे सब्जेक्ट पे विषय बना रहे हैं और दोनों में विवाद हो जाए तो बातें किसकी मानी जाएगी? केंद्र की बातें मान ली जाएगी। हाँ, उस समय केंद्र जो कह रहा है वही सही है। एक प्रकार से देखा जाए समवर्ती सूची भी किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। लेकिन सर उसपे जो है पकड़ किसकी रहती? राज्य की भी रहती, यानी कि हस्तक्षेप राज्य करेगा। लेकिन केंद्र सूची में कोई हस्तक्षेप राज्यों का नहीं, और राज्य सूची के विषयों में कोई हस्तक्षेप केंद्र नहीं करता। जल्दी बात समझ में है ना? हाँ, मैटर गड़बड़ा दिया जाए तो अलग की बात है। अगली चीज कहा गया, जब ये प्रांत अपने विषय पर सर कानून बनाएंगे, क्या केंद्र इसमें हस्तक्षेप करेगा? केंद्र हस्तक्षेप करेगा? नो सर, केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। केंद्र इन्वॉल्व नहीं होगा, याद रखना टाइम। सर आप सिटीजनशिप ले लीजिए, देखिए नागरिकता किसके अधीन जाती है? नहीं, नागरिकता नहीं। सर रिवर्स किसका सब्जेक्ट है? रिवर्स राज्यों के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में भी रिवर्स जाती है तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखी गई है। एक बार चेक करना पड़ेगा, अभी क्लियर नहीं, लेकिन समवर्ती सूची के अंतर्गत रखी गई है, ठीक है। आ जाइए। कावेरी जल विवाद था कर्नाटक तमिलनाडु। हाँ, तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसको सुलझाया केंद्र सरकार ने। वही कह रहे हैं ना, मसला केंद्र सरकार ने सुझाया, बिल्कुल सही है। लेकिन सर हमने क्या कहा कि अगर राज्य और केंद्र के बीच विवाद होता तो बातें किसकी मानी जाएगी? केंद्र की। हाँ, 70% किसकी बातें मानी जाएंगी? केंद्र की। तो सर एक विवाद नहीं सुलझाया, कई विवाद को सुलझाया। ऐसा विवाद केंद्र सरकार ने नदियों से रिलेटेड। बैठ जाओ आराम से, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें कुछ नियम और कानून बना दिए गए, ठीक है। जिस नियम और कानून को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि 55 हो गया, कुछ करंट भी लिखने हैं, ठीक है। चलेगा, इस क्लास को वहीं वाइंड अप करते हैं।